मगध में चंद्रगुप्त उस दरिद्र व्यक्ति के पास ही घुटनों के बल बैठ गया था। वो व्यक्ति चंद्रगुप्त को सलामती की दुआएं दे रहा था। वहीं चंद्रगुप्त की नजरें वहां से आगे बढ़ते राजकुमार बब्बत को ही देख रही थी। उसका ऐसा निष्ठुर व्यवहार देख चंद्रगुप्त का गुस्सा 7वें आसमान पर था। चंद्रगुप्त ने अपने शरीर से खिसकती चादर को ठीक किया और बड़बड़ाते हुए खुद से बोला, जिसे अपनी ही प्रजा के भविष्य की चिंता नहीं है, ऐसा व्यक्ति मगध का भविष्य कैसे हो सकता है? क्या स्वयं आगे बढ़ने के लिए लोगों को ठोकर मारना जरूरी है? आखिर ये समझता क्या है स्वयं को? दरिद्र व्यक्ति ने उसकी बातें सुन ली थी। वो बोला, बेटा जाने दो उस पापी को। मुझे तो लगा था कि महाराज का पुत्र महाराज जैसा नहीं होगा, लेकिन वो तो उनसे एक कदम आगे ही है। अब मुझे ऐसे लोगों से उम्मीद भी नहीं बची है। उसने अपना भीख का कटोरा हिलाते हुए कहा, अब तो इसमें भीख कम और नाउम्मीदी ज्यादा भरी हुई है। इतना बोल उसने एक मुट्ठी माटी जमीन से उठाई और अपने कटोरे में रखते हुए गुस्से में बोला, अब तो इस मिट्टी को इस कटोरे से तभी खाली करूंगा जब इस मिट्टी पर जन्मा कोई व्यक्ति इस नंद वंश का समूल नाश करेगा। चंद्रगुप्त भी उस दरिद्र की समझदारी भरी बातें सुनकर हैरान था। वो मन ही मन बोला, यह अवश्य ही साधारण नहीं है। इनकी बातें मुझे आचार्य चाणक्य की प्रतिज्ञा की याद दिला रही हैं। वो बोला, बाबा आप रहते कहां हैं? वो व्यक्ति मायूस होकर बोला, मंदिर की सीढ़ियां ही मेरा ठिकाना है बेटे। चंद्रगुप्त अभी भी उनके जवाब से संतुष्ट नहीं था और उस बात को उस दरिद्र व्यक्ति ने उसके चेहरे पर भांप लिया था। वो गंभीर होते हुए बोला, बेटे मैं तुम्हारी दूरदृष्टि को समझ गया। तुम्हारा अनुमान सत्य है। मैं मगध का एक सैनिक था, परंतु मेरी सच्चाई ने मुझे इन सीढ़ियों पर लापटका। मेरे लिए कोई कार्य नहीं छोड़ा मेरी सच्चाई ने। अगर केवल मेरे पेट की बात होती तो मैं मरना पसंद करता, परंतु अपने बच्चों को भूखा देखकर मैंने दर दर की ठोकरें खाना स्वीकार कर लिया। बोलते हुए उसकी आंखें डबडबा गई। उसने आगे कहा, पर अब मुझे ऐसा महसूस होने लगा है कि मगध का भविष्य जल्दी ही उज्जवल होने वाला है। क्योंकि जब पाप चरम पर होता है ना, तभी ईश्वर किसी ना किसी रूप में अवतार लेकर आते हैं धरती पे। मगध में भी पाप और अत्याचार हद से ज्यादा बढ़ गया है। अब तो कोई आएगा जो इस नंद वंश को ही जड़ से मिटा देगा। हमें तो बस उसी दिन की प्रतीक्षा है। चंद्रगुप्त मन ही मन सोचता हुआ खड़ा हुआ कि यह व्यक्ति अवश्य ही किसी न किसी रूप में हमारे काम आने वाला है। वो दृढ़ निश्चय करता हुआ बोला, बाबा आप निश्चिंत रहें। जल्द ही मगध में ऐसा दिन आएगा जब यहां का कोई भी नागरिक अन्न के बिना खाली पेट नहीं सोएगा, लोगों की ठोकरें नहीं खाएगा, सम्मान के साथ जिएंगे सब। सभी को बराबर का अधिकार मिलेगा और आपको जल्दी ही अपनी क्षमता के अनुरूप कार्य मिलेगा। फिर आप और आपके बच्चे भूखे पेट नहीं रहेंगे। वो दरिद्र व्यक्ति मंदिर की तरफ देखकर मुस्कुराया और बोला, ऐसा दिन तो सिर्फ राम ही ला सकते हैं बेटा, परंतु मैं तुम्हारी आंखों में वो निश्चय देख सकता हूं। ईश्वर तुम्हारी हर मनोकामना पूरी करे। चंद्रगुप्त मुस्कुराया और बोला, बाबा अब मुझे चलने की इजाजत दें। शीघ्र आपसे पुनः मुलाकात होगी। वो व्यक्ति प्यार से बोला, बेटा जा रहे हो तो कुछ खाते जाओ। हमारे पास तो तुम्हारा एहसान चुकाने का बस यही विकल्प है। चंद्रगुप्त ने उनका हाथ पकड़कर विनम्र भाव से कहा, नहीं बाबा, ये तो मेरा कर्तव्य था और कर्तव्य कभी एहसान नहीं होता।
आप भोजन ग्रहण करें, मुझे भोजन की नहीं किसी और चीज की तलाश है। इतना बोल उसने उस दरिद्र की कटोरी से एक मिट्टी मुट्ठी उठाई और अपने माथे पर मलते हुए तेजी से वहां से आगे बढ़ा। वो व्यक्ति उसे और उसकी देशभक्ति देख मन ही मन खुश हो उठा। दरअसल जब चंद्रगुप्त दरिद्र से बात करने में व्यस्त था, उसी समय पब्बत गुस्से में वहां से आगे बढ़ चुका था, लेकिन अचानक वो रुका। उसे एहसास हुआ कि जिस दरिद्र को ठोकर मारकर वो आगे बढ़ा था, उसके ना ही गिरने की आवाज आई और ना ही चीखने चिल्लाने की। पब्बत ने आश्चर्यचकित हो पीछे पलटकर देखा। वो ये देख हैरान था कि वो दरिद्र किसी चादर ओढ़े व्यक्ति से बात कर रहा है। उस चादर ओढ़े व्यक्ति को देख पब्बत को अजीब लगने लगा था, क्योंकि चादर में भी उस व्यक्ति की ऊंचाई किसी बालक सी ही मालूम हो रही थी। उसने मन ही मन सोचते हुए कहा, ये कौन व्यक्ति है जो दरिद्रों की दुआएं बटोरने में लगा है? वहीं चंद्रगुप्त को भी एहसास हो चुका था कि पब्बत ही उसे देख रहा है, तो उसने भी वहां से शीघ्र जाना ही उचित समझा। वो तुरंत वहां से आगे बढ़ा। कुछ कदम चलने के बाद वो पब्बत को देखने के लिए जैसे ही पलटा, उसी समय बगल से गुजर रही एक बैलगाड़ी पर रखी लकड़ियों में चंद्रगुप्त की चादर का एक कोना फंस गया। गाड़ी के आगे बढ़ते ही चादर चंद्रगुप्त के चेहरे से अलग हो गई। अब चंद्रगुप्त का चेहरा हर किसी के सामने था। उस चेहरे को देखते ही पब्बत को पहचानते देर नहीं लगी कि वो ही चंद्रगुप्त है। वहीं चंद्रगुप्त ये बात सोचकर हैरान था कि आखिर पब्बत मगध किस काम से आया है। चंद्रगुप्त आगे बढ़ते हुए मन ही मन सोचने लगा, बिना कारणवश पब्बत मगध नहीं आ सकता था। अवश्य ही कोई गहरा रहस्य छुपा हुआ है। शीघ्र ज्ञात करना पड़ेगा कि वो क्या है। उसने तुरंत ही वापस अपना चेहरा ढक लिया और तेजी से कदम आगे बढ़ाए। लेकिन उसका चेहरा देखने के बाद पब्बत कहां रुकने वाला था। उसने तुरंत ही चंद्रगुप्त की तरफ इशारा करते हुए अपने साथ आए सैनिकों को चिल्लाकर कहा, पकड़ो उसे, पकड़ो उस कपटी को, शीघ्र करो, भागने ना पाए। वो स्वयं भी तलवार लेकर चंद्रगुप्त के पीछे भागा। पब्बत को किसी का पीछा करता देख महारानी भी हैरान थी। उस दरिद्र ने जब सैनिकों को उसके पीछे भागते देखा तो उसने भी चंद्रगुप्त को बचाने की ठान ली। वो नजदीकी रास्ते से सैनिकों से पहले गली के मुहाने पर पहुंच गया और अपने पीछे सैनिकों को आता देख चंद्रगुप्त भी दौड़ रहा था। उसका पीछा करते हुए सैनिक जैसे ही गली के मुहाने पर पहुंचे, उस दरिद्र ने किनारे से एक कटोरा मिट्टी उन लोगों के आंखों में डाल दी और वहां से भाग गया। सैनिक वहीं आंखें मलने लगे और इसी का फायदा उठाकर चंद्रगुप्त तुरंत ही मगध के बाजार की गलियों में गुम हो गया। पीछे से पब्बत ने आकर आसपास की एक एक कर सभी गलियां छान मारी, लेकिन चंद्रगुप्त कहीं नहीं दिखा। आखिरकार थककर वो एक जगह रुका और अपनी तलवार जमीन पर पटकते हुए गुस्से में बोला, फिर बच निकला ये कपटी। लेकिन कितने दिन चंद्रगुप्त, अब ज्यादा दिन नहीं बचे हैं तुम्हारे पास। भाग लो जितना भागना चाहते हो, तुम्हारी मौत मेरे ही हाथों होकर रहेगी। इतना बोल उसने अपनी तलवार उठाई और खुद की नाकामयाबी पर खींचते हुए राजमहल की तरफ प्रस्थान कर गया। मगध में जहां एक तरफ चंद्रगुप्त पब्बत के चंगुल से बच निकला था, वहीं दूसरी तरफ तांबी के गांव में कुटिया के भीतर बंधक बने सभी सैनिकों ने एक दूसरे की रस्सी खोल खुद को आजाद कर लिया था। सभी सैनिक एक एक कर सावधानी से आगे बढ़े। एक सैनिक ने बिना आवाज किए चुपके से कुटिया का द्वार खोला और बाहर झांक कर यह सुनिश्चित किया कि वहां आसपास कोई मौजूद तो नहीं। जब उसे विश्वास हो गया कि वहां दूर दूर तक कोई भी नहीं है, तो उसने अपने पीछे खड़े सभी साथी सैनिकों को वहां से बाहर निकलने का इशारा किया। सभी दबे पांव कुटिया से बाहर निकले। सामने का मैदान खाली देख वो सभी गांधार की ओर जाने वाले मार्ग की तरफ भागने लगे। वो अभी कुछ दूर आगे बढ़े ही थे कि तभी चारों ओर से उन पर तीरों की वर्षा शुरू हो गई। उन्हें कुछ समझ आता या खुद को संभालते उससे पहले ही उनके चारों ओर तीरों का एक मजबूत घेरा सा बन गया था। वो सभी तीरों के चक्रव्यूह में फंस चुके थे। जब तक उन्हें वहां से निकलने का मार्ग मिलता, उससे पहले ही तांबी और उसके आदमी उनके सामने आ पहुंचे और चारों ओर से उन्हें घेर लिया। सभी के हाथों में धनुष बाण थे, जिसे उन्होंने उन बंदियों के ऊपर तान रखा था। तांबी के आदमियों में वो लकड़हारा भी शामिल था, जिसने समय रहते एक बंदी के भागने की सूचना तांबी को पहुंचा दी थी। तांबी तुरंत अपने आदमियों को आदेश देते हुए बोला, बांध दो इन सबको और कड़ी नजर रखो इन सब पर। जब तक कि इन लोगों को महाराज पोरस को नहीं सौंप दिया जाता, कोई भी नजरों से बचकर भागना नहीं चाहिए। तांबी के आदमियों ने उन सैनिकों पर रस्सियों के फंदे डालकर उन्हें एक बार फिर मजबूत बंधनों में जकड़ लिया।
जहां सभी गांव वाले उन लोगों के पकड़े जाने पर खुश थे, वहीं तांबी के चेहरे पे अभी भी चिंता के भाव थे। उसका एक सेवक उससे बोला, क्या बात है मालिक, आप इनके पकड़े जाने से खुश नहीं दिख रहे हैं। तांबी गंभीर स्वर में बोला, ऐसा नहीं है, मुझे आचार्य चाणक्य की चिंता हो रही है। भागा हुआ गुप्तचर अवश्य ही अब अपने सैनिकों के साथ उनके पीछे जाएगा और हो सकता है उसके कुछ साथी इस गांव पर भी हमला कर दें। तांबी का सेवक भी उसकी बात से सहमत होता हुआ बोला, मालिक आपका सोचना सही है, ऐसी परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए। तांबी कुछ सोचते हुए बोला, एक काम करो, तुम में से कुछ लोग इन बंदियों को लेकर पौरव राष्ट्र की ओर बढ़ो और कुछ लोग आचार्य चाणक्य के पीछे जाओ ताकि उनकी सहायता कर सको। मैं यहीं रहकर इस गांव की रक्षा करूंगा। तांबी की बात मान उसके कुछ साथी तुरंत ही चाणक्य की मदद करने उनके पीछे चल पड़े। जहां एक और खतरा आचार्य चाणक्य की ओर बढ़ रहा था, वहीं दूसरी ओर मगध में मुरा भी सबकी नजरों से बचते हुए मंत्री शंभुनाथ के घर की ओर बढ़ रही थी। मुरा मन्नादेव के पुत्र यानी चंद्रगुप्त से मिलने को बेचैन थी। रात हो चुकी थी। मगध की गलियों में सन्नाटा पसरा हुआ था। मशाल की रोशनी मगध की गलियों में फैली हुई थी। एक दो आदमी कभी कभार रास्ते में आते जाते दिख जाते। शंभुनाथ अपने कार्यालय में किसी कार्य के लिए रुके हुए थे, इसलिए मुरा ने अकेले ही चंद्रगुप्त से मिलने का मन बनाया और उनके घर की तरफ बढ़ गई। वो खुद को छुपते छुपाते आगे बढ़ी जा रही थी कि कहीं कोई उसे देख न ले। किसी व्यक्ति के सामने दिखने पर वो झट से अपना सर नीचे कर लेती और चेहरा साड़ी के पल्लू से छुपा लेती। उसकी धड़कनें बहुत तेज चल रही थी और मन में बेचैनी हो रही थी। वो जानती थी कि राजमहल से चुपके से निकलने का अंजाम क्या हो सकता है, लेकिन अंत में वो बगैर किसी बाधा के शंभुनाथ के घर पहुंच चुकी थी। अंदर घुस वो सीधे शंभुनाथ के मेहमान कक्ष में गई। उसे उम्मीद था कि मन्ना का पुत्र वहीं होगा, लेकिन वहां चंद्रगुप्त का कहीं भी अता पता नहीं था। मुरा ने परेशान होकर घर का एक एक कक्ष को छान मारा, लेकिन उसे चंद्रगुप्त कहीं नहीं मिला। वो हताश हो गई और मन ही मन बोली, कहां होगा वो बालक? मंत्री शंभुनाथ ने तो उसे यहीं रहने को कहा था, फिर वो कहां जा सकता है? उसे तो यहीं होना चाहिए था। कहीं कुछ चंद्रगुप्त के साथ कुछ अनहोनी घटने के बारे में सोचते हुए मुरा का मन घबराने लगा था। वो ईश्वर से प्रार्थना करने लगी, ईश्वर उस बालक की रक्षा करना, वो जहां भी हो उसे सही सलामत रखना। उसका मन उदासी और घबराहट में बैठा जा रहा था कि तभी एक पत्थर उस घर की खिड़की से अंदर आया और मुरा के कदमों में आकर गिरा। अचानक आए उस पत्थर को देख मुरा चौंक गई। अब वो इस सोच में थी कि इस समय शंभुनाथ के घर पत्थर फेंकने वाला कौन हो सकता है। तभी उसकी नजर एक पत्र पर पड़ी जो शायद उस पत्थर में लिपटा हुआ था और अब पत्थर से अलग हो चुका था। मुरा को अब समझ आया कि वो पत्थर क्यों फेंका गया था। वो पत्र की तरफ देखकर खुद से बोली, इस समय मंत्री जी के घर पर पत्र कौन भेज सकता है? उसने डरते हुए पत्र अपने हाथ में लिया और खिड़की से बाहर झांक कर देखा। बाहर सिवाय अंधेरे के कुछ भी नहीं था। उसने तुरंत खिड़की अंदर से बंद कर दी और पत्र को खोलकर पढ़ने लगी। उसमें लिखा था, आपके आतिथ्य के लिए धन्यवाद मंत्री शंभुनाथ। साथ ही इस बात की माफी भी चाहता हूं कि मैं आपकी शर्तें तोड़ रहा हूं। मैं अब यहां और नहीं रुक सकता, क्योंकि आज मेरी भेंट मेरे एक ऐसे पुराने मित्र से हुई जो मेरी हत्या के प्रयास में लगा है। वो मगध में काफी ताकतवर है और मुझे पकड़कर मारने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। मैं स्वयं को बचाने के लिए आपकी जान खतरे में नहीं डालना चाहता, इसलिए किसी एकांत स्थान पर ही वास करूंगा। पुनः धन्यवाद। आपसे जल्दी ही भेंट होगी। मन्ना देव का पुत्र। हालांकि मुरा उस बालक की समझदारी भरी बातों से बहुत प्रभावित थी, लेकिन मगध में उसकी जान का दुश्मन, इस बात ने मुरा को बेचैन कर दिया था। उसे यह समझ में नहीं आ रहा था कि एक बच्चे का इतना बड़ा दुश्मन कोई कैसे हो सकता है। जहां चंद्रगुप्त से न मिलने के कारण मुरा की बेचैनी और बढ़ गई थी, वहीं चंद्रगुप्त की मदद के लिए निकले आचार्य चाणक्य रात्रि विश्राम के लिए मगध की सीमा से पहले पड़ने वाले एक गांव में अपने परिचितों के यहां जा पहुंचे थे। तांबी के गांव से निकले उन्हें पूरा एक दिन बीत गया था। अपने परिचितों के घर पहुंच उन्होंने द्वार खटखटाया। भीतर से एक बुजुर्ग व्यक्ति ने द्वार खोलकर पूछा, आप कौन? चाणक्य ने हाथ जोड़े और बोले,
मैं तक्षशिला का आचार्य चाणक्य। आपने मुझे पहचाना? इससे पहले कि चाणक्य आगे कुछ कहते, उस व्यक्ति ने उनका हाथ पकड़ अंदर की तरफ खींच लिया और अंदर से तुरंत द्वार की कुंडी बंद कर दी। चाणक्य ने उनकी मनोदशा भांपते हुए कहा, क्या हुआ गोवर्धन जी? आप इतने परेशान क्यों दिख रहे हैं? गोवर्धन ने उन्हें बैठने के लिए चारपाई देते हुए कहा, परेशानी नहीं पुत्र, आजकल यहां जंगली जानवरों और डकैतों का भय है, इसीलिए जल्दी से द्वार लगा दिया। चाणक्य को उनकी बातों पे विश्वास तो नहीं आ रहा था, लेकिन अकारण ही संदेह करने का कोई तात्पर्य भी नहीं था। तभी उस बुजुर्ग की पत्नी वहां आई। चाणक्य ने उन्हें नमन किया। बातचीत के बीच में उस बुजुर्ग व्यक्ति ने अपनी पत्नी को छुपाए हुए भोजन को निकालने का इशारा किया। पत्नी ने भोजन का थाल उनके सामने कर दिया और बोली, भोजन कर लो बेटा। चाणक्य उनकी स्थिति देखकर ही समझ चुके थे कि वहां एक आदमी से अतिरिक्त का भोजन नहीं है। वो बोले, धन्यवाद माता, आपने भोजन के लिए पूछा, परंतु मुझे भूख नहीं है, बस पीने को ठंडा पानी मिल जाता तो। गोवर्धन की पत्नी जिद करती हुई बोली, हम दिखने में गरीब अवश्य हैं विष्णु, परंतु दिल के नहीं। तुम ये भोजन ग्रहण कर लो, मैं और भोजन का प्रबंध करती हूं। चाणक्य मना करते हुए बोले, नहीं माता, मैं सत्य कह रहा हूं, मुझे भूख नहीं है, बस प्यास लगी है। तभी चाणक्य की नजर पानी के घड़े पर गई। वो पानी लेने उठे ही थे कि यह देख वो बुजुर्ग व्यक्ति तुरंत उठा और उनसे पहले ही पानी लाने दौड़ पड़ा। उसने पानी लाकर चाणक्य को पीने को दिया। चाणक्य ने पानी पिया ही था कि तभी कुटिया के द्वार पे जोरदार दस्तक हुई। द्वार पे हुई उस आवाज को सुन उस कुटिया में रह रहे बुजुर्ग दंपत्ति की सांसें अटक गई। वो दोनों भय से एक दूसरे को देखने लगे। चाणक्य उनकी मनोस्थिति भांप चुके थे। वो कुछ करते उससे पहले ही कुटिया का द्वार तोड़ दिया गया और 3-4 लठैत क्रोध में उस कुटिया के भीतर प्रवेश कर गए। उन लठैतों को देख चाणक्य भी सकते में आ गए। चाणक्य ने पानी पिया ही था कि तभी किसी ने कुटिया का द्वार तोड़ दिया। द्वार टूटते ही 3-4 लठैत एक साहूकार के साथ उस कुटिया में प्रवेश कर गए। उस साहूकार ने उस बुजुर्ग की पत्नी के सामने भोजन का थाल देखा तो भड़क उठा। उसने अपने आदमियों की तरफ देखकर कहा, देखो तो इसे, कितना निर्लज्ज प्राणी है। घर में खाने को भोजन है लेकिन हमारे पैसे नहीं चुका रहा। उसके बाद वो साहूकार गुस्से में अपने आदमियों से बोला, मारो कोड़े निर्लज्जों को जब तक इनकी अकल ठिकाने ना आ जाए। बुजुर्ग व्यक्ति अपना हाथ जोड़ गिड़गिड़ाता हुआ बोला, हमें छोड़ दे सेठ, हमें छोड़ दे। हम आपका ऋण जल्दी ही चुका देंगे, हमें न मारे। साहूकार चिल्लाते हुए अपने आदमियों से बोला, देख क्या रहे हो, बरसाओ कोड़े इन पर, इनका तो रोज का ही काम है झूठ बोलना। साहूकार की बात मान उसके आदमी ने जैसे ही कोड़ा बरसाने के लिए अपना हाथ उठाया कि तभी चाणक्य ने आकर उसके कोड़े को पकड़ लिया। साहूकार ने आश्चर्य से उनकी तरफ देखा और बोला, अब मेरा विरोध करने वाला तू कौन है ब्राह्मण? तू इसका हितैषी लगता है क्या? चाणक्य सर हिलाते हुए बोले, हाँ, मैं हितैषी हूं इनका। इनका कसूर क्या है? साहूकार निर्लज्ज हंसी हंसते हुए बोला, अच्छा तो तू हितैषी है इनका, ठीक है, फिर तू ही मेरा ऋण चुका दे। क्योंकि जब इनके पुत्र और पुत्र वधू की मृत्यु हुई थी तो इन्होंने मुझसे ही कफन के पैसे लिए थे और अब तक वो ऋण बाकी है इन पर। अगर इन्हें बचाना चाहता है तो मेरा ऋण चुका, अन्यथा मेरे रास्ते से हट जा। चाणक्य क्रोध में थे लेकिन फिर अपने आप को काबू में करते हुए बोले, ठीक है, मुझे कल सुबह तक का समय दो, तुम्हें तुम्हारा सारा कर्ज सूद सहित चुका दिया जाएगा। इन्हें छोड़ दो। साहूकार ने चाणक्य को एक नजर ऊपर से नीचे देखा और बोला, ठीक है, अगर तू बोल रहा है तो मान लेते हैं, परंतु याद रखना, अगर कल भी इन्होंने ऋण नहीं चुकाया तो इनके साथ साथ तू भी दंड के लिए तैयार रहना। गांव के चौराहे में तुम सबको पेड़ पर लटकाकर कोड़े बरसाऊंगा। इतना बोल उसने अपने आदमियों से कहा,
छोड़ दो इन्हें, चलो यहां से। साहूकार अपने आदमियों के साथ घर से बाहर निकल गया। उनके जाते ही गोवर्धन अपने स्थान से उठा और अपनी पत्नी को भी उठाया। उसके बाद वो चाणक्य के पास आया और हाथ जोड़कर बोला, धन्यवाद विष्णु, तुमने अभी तो हमें बचा लिया, परंतु कल कैसे रक्षा करोगे अपनी और हमारी? क्या तुम्हारे पास उनके ऋण चुकाने के लिए पर्याप्त धन है? चाणक्य उनका हाथ पकड़कर बोले, बाबा आप निश्चिंत रहे, अगर मैंने वचन दिया है तो उसका निवारण भी सुबह होने से पहले ढूंढ निकालूंगा। आप लोग जाकर विश्राम करें। ये बोल चाणक्य कुछ सोचते हुए कुटिया से बाहर आ गए। वो विचलित थे। उन्होंने वचन तो दे दिया था, लेकिन उनके पास भी अभी उतने सिक्के नहीं थे कि वो उस बुजुर्ग दंपति की मदद कर पाते। इन्हीं विचारों में खोए हुए वो बाहर टहलने लगे। वहीं कुछ दूरी पर जहां जंगल की सीमा प्रारंभ हो रही थी, गांधार का गुप्तचर साधारण वस्त्र में अपने आदमियों की एक टोली के साथ खड़ा था और उन सब की नजर उस कुटिया की तरफ ही थी जहां चाणक्य ठहरे हुए थे। चाणक्य को बाहर टहलते देख एक आदमी ने गुप्तचर से कहा, देखिए, ये वही ब्राह्मण है ना? गुप्तचर बोला, हाँ वही है। उसकी शिखा के खुले बाल ही उसकी पहचान है। सैनिक बोला, देखिए तो कितने आराम से बाहर की हवा खा रहा है वो ब्राह्मण। आप बोले तो पकड़ लूं उसे। गुप्तचर चाणक्य की तरफ देखता हुआ बोला, जल्दी ही इसे कैद की हवा भी खिलाऊंगा, परंतु अभी नहीं। हम इसे अभी नहीं पकड़ सकते। ये ब्राह्मण बहुत चालाक है। क्या पता गांव में इसके कितने साथी होंगे। हम अभी खतरा मोल नहीं ले सकते। कहीं पूरा गांव ही हमारे विरुद्ध खड़ा हो गया तो। हमें बस इस गांव से निकलने का इंतजार करना है। एक बार ये गांव से निकल थोड़ा आगे बढ़े तो वहीं पर इसे बंदी बना लेंगे। उसकी बात सुन उसके साथ आए सैनिकों ने अपनी सहमति जता दी। उन्होंने चाणक्य को रात में पकड़ने की योजना त्याग दी और सुबह होने का इंतजार करने लगे। जहां गुप्तचर चाणक्य को पकड़ने के लिए सही समय की प्रतीक्षा कर रहे थे, वहीं उस गुप्त कक्ष का रहस्य ज्ञात करने के लिए सुकन्या अब और प्रतीक्षा नहीं कर पा रही थी। रात्रि का तीसरा प्रहर शुरू हो चुका था। सुकन्या चुपके से अपने तंबू से निकलकर झील के पास गई। उसने एक नजर अपने आसपास डाली और यह सुनिश्चित करने के बाद कि वहां कोई नहीं है, झील में छलांग लगा दी। वो तैरकर उस पत्थर के बने सकरे गड्ढे तक जा पहुंची और अब उसमें से हो ऊपर जाने का प्रयास करने लगी। गड्ढे के मुहाने पर पहुंचकर उसने अपना सर गड्ढे से बाहर निकालकर झांकने का प्रयास किया। बाहर का नजारा देखते ही वो चौंक पड़ी। उसने देखा कि मशाल की रोशनी में सेनापति एक महिला सैनिक के साथ खड़े थे। उनके सामने एक बड़ा सा नक्शा रखा हुआ था, जिसे दोनों गौर से देखते हुए आपस में बातें कर रहे थे। दोनों की पीठ सुकन्या की तरफ थी, इसलिए सुकन्या उनके चेहरे को नहीं देख पा रही थी। सेनापति ने अपना मुखौटा नहीं पहना था, इसलिए सुकन्या उनका चेहरा देखने की कोशिश करने लगी कि तभी गड्ढे के तल पर रखा उसका हाथ फिसला और हल्की आवाज हुई। सेनापति के साथ खड़ी महिला को इसका आभास हो चुका था। वो तुरंत पीछे की तरफ पलटी, पर तब तक सुकन्या पानी के अंदर समाहित हो चुकी थी। गड्ढे के पानी में अभी भी हलचल हो रही थी। ये देख उस महिला को शक हुआ और उसने तुरंत इशारे से सेनापति को चुप रहने को कहा। सेनापति धीरे से बोले, क्या हुआ? महिला बोली, कोई तो था उस गड्ढे में जो हमें देख रहा था। देखिए, वहां पानी में भी हलचल हो रही है। सेनापति ने भी अपनी तलवार निकाल ली और दोनों सावधानी से गड्ढे की तरफ बढ़े। वो दोनों जैसे ही गड्ढे के करीब पहुंचे कि तभी पानी के अंदर से एक मेंढक ने बाहर की तरफ छलांग मारी। इससे पहले कि सेनापति समझ पाते कि वो मेंढक है, उनकी तलवार उनकी सोच से पहले चल पड़ी और उन्होंने पलक झपकते ही उस मेंढक के 2 टुकड़े कर दिए। मेंढक को देख दोनों ने राहत की सांस ली। इसी बीच पानी के अंदर से सुकन्या ने 2-4 और मेंढक अपनी पोटली से उस गड्ढे में छोड़ दिए, जो तैरते हुए ऊपर की तरफ निकल आए और टर टर की आवाज करने लगे। अचानक इतने सारे मेंढक और उनकी आवाज से परेशान होकर सेनापति गुस्से में बोले, इतने सारे मेंढक ये अचानक कहां से टपक पड़े? पहले तो नहीं थे, भगाओ इन्हें। महिला सैनिक उस बात पर ज्यादा ध्यान न देते हुए बोली, चलिए सेनापति जी, ये बस मेंढक ही हैं। बरसात के दिन आ रहे हैं तो इनका निकलना तो स्वाभाविक है।
सेनापति गुस्से में बड़बड़ाते हुए वापस अपनी जगह पर चले गए। इधर गड्ढे के भीतर सुकन्या की जान में जान आई। उसकी सूझबूझ ने उसका एकमात्र मार्ग बंद होने से बचा लिया था और सेनापति का षड्यंत्र जानने का मौका अब भी उसके हाथ से निकला नहीं था। कुछ ही समय में सूर्योदय होने वाला था। सुकन्या तैरकर जैसे ही झील के किनारे पहुंचने वाली थी कि तभी उसकी नजर वहां सवेरे सवेरे नहाने आई एक स्त्री सैनिक पर पड़ी। झील के पानी में हलचल देख वो स्त्री सैनिक भी चौकन्नी हो गई। उस स्त्री सैनिक ने अपना नकाब नहीं पहना था। सुकन्या ने उसका चेहरा देख लिया, पर हल्का अंधेरा और सुकन्या के अभी भी पानी में होने के कारण वो स्त्री सैनिक सुकन्या को अच्छे से नहीं देख पाई थी। इससे पहले वो सैनिक सुकन्या को अच्छे से देख पाती, सुकन्या तुरंत ही वापस झील के पानी में समा गई। ये देखते ही उस सैनिक ने तुरंत ही अपनी कटार निकाली और झील के पानी में कूद पड़ी। वो सुकन्या को ढूंढने का प्रयास करने लगी। अंधेरा होने के चलते पानी के अंदर भी कुछ साफ नहीं दिख रहा था। सुकन्या पानी के अंदर से उसकी हर हरकत पे नजर रखी हुई थी। उसके झील में कूदते ही सुकन्या चुपचाप किनारे जाकर तुरंत ही उस पानी के ऊपर निकल गई। उस स्त्री सैनिक को झील के भीतर भटकाकर सुकन्या बाहर जा चुकी थी। उसने उसके सूखे वस्त्र उठाए और वहां से शिविर की तरफ निकल गई। इस बात से अनजान वो स्त्री सैनिक अभी भी सुकन्या को पानी के अंदर ही ढूंढ रही थी। सूर्योदय हो चुका था। चाणक्य के यजमान बुजुर्ग दंपत्ति अभी भी कुटिया के भीतर गहरी नींद पे थे। उन्हें गहरी नींद में सोया देख चाणक्य ने अपनी पोटली बांधी और दबे पांव घर से बाहर निकल गए। बाहर निकल वो घोड़े पर सवार हो मगध के लिए निकल पड़े। चाणक्य जैसे ही गांव की सीमा पार करने वाले थे कि तभी उन्हें पीछे से उनकी तलाश में आए गुप्तचर की आवाज सुनाई दी। इतनी सुबह सुबह कहां चल दिया आचार्य चाणक्य? जरा रुक जाइए। चाणक्य जहां थे वहीं रुक गए। वो पीछे पलटे तो उन्होंने देखा कि गुप्तचर अपने साथ कुछ आदमियों को लेकर आया था। वो चाणक्य के करीब पहुंचा और अपने चेहरे पर कुटिल मुस्कान लिए बोला, इतनी भी जल्दी क्या है आचार्य? चलिए कुछ दिन गांधार में हमारा आतिथ्य भी स्वीकार कीजिए। चाणक्य उसकी आंखों में देखते हुए बोले, अगर मैंने तुम्हारा आतिथ्य स्वीकार नहीं किया तो? गुप्तचर अपने घोड़े को एकदम समीप ले आया और धीरे से बोला, फिर तो रात्रि को आपने जिनका आतिथ्य स्वीकार किया था वो किसी अतिथि को अपने घर ठहराने के काबिल नहीं रह पाएंगे। और अगले ही पल दोनों बुजुर्ग दंपत्ति रस्सियों में बंधे हुए चाणक्य के सामने खड़े थे। दोनों ही चाणक्य को आश्चर्य से देख रहे थे। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि रात को मुसीबत से बचाने वाला आदमी वहां से चुपके से भागकर उनकी मुसीबत को और भी बढ़ा चुका था। गोवर्धन हैरानी से चाणक्य की तरफ देखते हुए बोले, हमें विश्वास नहीं हो रहा है कि जिसे हमने रात्रि को आश्रय दिया वो हमें मुसीबत में छोड़कर चुपके से भाग रहा है। अगर ऐसा ही करना था तो रात को साहूकार के समय हमें दिलासा क्यों दी? हमें अपने हाल पर क्यों नहीं छोड़ दिया? तुमने क्यों किया ऐसा? क्यों? तभी उस बुजुर्ग की पत्नी भी अपने दुख को व्यक्त करते हुए बोली, एक ब्राह्मण होकर तुम अपने वचन से कैसे मुकर सकते हो? इतना हो जाने के बाद भी चाणक्य के चेहरे पर किसी भी प्रकार की शिकन नहीं थी। वो तो जैसे यही चाहते थे। उन्होंने एक नजर गुप्तचर और उसके साथ आए आदमियों पर डाली और फिर बोले, ठीक है, मैं तैयार हूं, पर मुझे वचन दो कि तुम इन्हें हानि नहीं पहुंचाओगे। गुप्तचर चाणक्य के चेहरे को देख रहा था और उनके मन में चल रही बातों को भांपने की कोशिश कर रहा था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि यह ब्राह्मण इतना जल्दी मान जाएगा, लेकिन वहीं उसके मन में यह विरोधाभास भी चल रहा था कि अभी तक तो यह इस दंपत्ति के घर से भाग रहा था, तो फिर अचानक से इनकी जान की चिंता क्यों होने लगी। उसने हैरानी से चाणक्य की तरफ देखकर पूछा, तुम्हें अचानक इनकी जान की परवाह कैसे होने लगी? चाणक्य बोले, यह तुम्हें जानने की जरूरत नहीं। तुम ऐसा समझ लो कि अगर तुम मेरी यह शर्त मानते हो तो ही मैं यहां से जाने को तैयार होऊंगा।
अन्यथा तुम मुझे यहां से नहीं ले जा सकते। उनकी बातें सुनकर एक पल को गुप्तचर भी सकते में पड़ गया। उसे लगने लगा जैसे आसपास चाणक्य का कोई आदमी तो नहीं। वो नजरें दौड़ाकर इधर उधर देखने लगा, लेकिन उसे वहां कोई नहीं देखा। उसने कुछ सोचते हुए कहा, ठीक है, दिया वचन, हम इन्हें नहीं मारेंगे, परंतु अगर तुमने बीच रास्ते में भागने की चालाकी की तो हमें इनका घर मालूम है। हम तुम्हें तो बाद में ढूंढेंगे, लेकिन पहले इन्हें मार देंगे। चाणक्य बोले, मैं पूरे रास्ते भागने का प्रयास नहीं करूंगा, ये एक ब्राह्मण का वचन है। परंतु अभी भी मेरी एक चिंता है। गुप्तचर आश्चर्य से उनकी तरफ देखता हुआ बोला, अब क्या चिंता है तुम्हें? चाणक्य बोले, तुम लोग तो इस दंपत्ति को छोड़ दोगे, लेकिन तुम्हारे जाने के बाद यहां का साहूकार इन्हें मार डालेगा। मैंने वचन दिया था कि मैं उनसे इनकी रक्षा करूंगा। मैं इनकी रक्षा का प्रबंध करने जा रहा था कि तभी तुमने मुझे घेर लिया। अब इनकी रक्षा कौन करेगा? गुप्तचर ने कुछ सोचते हुए कहा, ठीक है, इस परेशानी का हल हम अभी कर देते हैं, तब तक तुम हमारे साथ यहीं रहोगे। इतना बोल उसने अपने आदमियों की तरफ देखा। उनका इशारा मिलते ही कुछ आदमी नंगी तलवार लिए गांव के अंदर प्रवेश कर गए। कुछ देर बाद वो सभी वापस आए और उनके हाथ में साहूकार का खून से लथपथ कटा हुआ सर था। उन लोगों ने उसके सर को चाणक्य के पैरों के पास फेंक दिया। चाणक्य की चाल कामयाब हो गई थी। अब वो गुप्तचर चाणक्य की तरफ देखकर बोला, अब इन्हें कोई भी परेशान नहीं करेगा। मैंने अपना वचन पूरा किया, अब तुम अपना वचन पूरा करो। चाणक्य मुस्कुराते हुए साहूकार के कटे सर की तरफ देखते हुए मन ही मन बोले, तुम्हारे अंत की कहानी तो मैंने रात में ही लिख दी थी, जब सीमा पर मुझे पकड़ने आए गुप्तचर को खड़ा देखा। उसके बाद उन्होंने मुस्कुराते हुए एक नजर उस दंपत्ति की तरफ डाली और फिर गुप्तचर से बोले, ठीक है, ले चलो मुझे जहां भी ले जाना चाहते हो। ये बोल वो बिना किसी जोर जबरदस्ती के गुप्तचर के साथ चल दिए। बुजुर्ग दंपत्ति हैरानी से चाणक्य को जाते देखते रहे। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि वो जो देख रहे थे वो सत्य था। तभी गोवर्धन पीछे से चिल्लाया, बेटा, हमें क्षमा कर देना, हमने गलत सोचा था तुम्हारे बारे में। चाणक्य के आगे बढ़ने के साथ साथ उस व्यक्ति की बातें पीछे छूटती गई। उसने अपनी पत्नी से कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा कि इसका धन्यवाद करूं या क्षमा मांगू। हमें तो इसे धन्यवाद कहने का मौका भी नहीं मिला। इसने हमारी आजादी के लिए स्वयं कैद में रहना स्वीकार कर लिया। उनकी पत्नी भी अफसोस करती हुई बोली, पता नहीं जाने अनजाने में मैंने भी क्या कुछ नहीं कह दिया उसे। हम तो क्षमा के भी काबिल नहीं। चाणक्य की नजरों से ओझल होने तक बुजुर्ग दंपत्ति उन्हें देखते रहे। वहीं चाणक्य उनकी समस्या का निवारण कर अपने दिए वचन को पूरा करने गुप्तचर के साथ गांधार की तरफ बढ़ चले थे। इधर मगध में हमेशा की तरह आज भी दिन का मध्य प्रहर होते ही मुख्य कारावास के बाहर पहरा देने वाले सैनिक बदल चुके थे। वहां पहरा दे रहे सैनिकों ने अपने हथियार शस्त्रशाला में रखे और विश्राम करने अपने अपने घर की तरफ बढ़ गए। घर जाने वालों में से कारावास के बाहर पहरा देने वाला मुख्य सैनिक भी था। उसने मगध के मुख्य बाजार को पार किया और एक गली से होते हुए अपने घर की तरफ बढ़ा, पर तभी उसे अपने पीछे पदचाप की आवाज सुनाई पड़ी। उसे एहसास हुआ जैसे उस पदचाप की आवाज वो कुछ देर से अपने पीछे आते हुए सुन रहा है। गली में आने पर वो आवाज थोड़ा तेज हो गई थी। वो समझ गया कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने अपनी कमर से कटार निकालने के लिए हाथ लगाया कि तभी उसे याद आया कि उसने तो अपने हथियार शस्त्रागार में जमा कर दिए हैं। वो अब अपने मन को दिलासा देते हुए बोला, कोई नहीं, आने दो जो भी है, उससे लड़ने के लिए मेरा हाथ ही पर्याप्त है। ऐसा सोचते हुए वो वहां से 2 कदम आगे बढ़ा और फिर अचानक एक झटके में पीछे की तरफ पलटा, लेकिन पीछे सब कुछ सामान्य था। पदचाप की आवाज सुनाई देनी भी बंद हो गई थी। अब उसे लगने लगा कि शायद नींद पूरी न होने के चलते उसे ये सब लग रहा है। उसने तुरंत अपनी चाल तेज कर दी
और अपने घर की तरफ बढ़ गया। घर पर पहुंच उसने भोजन किया और आराम करने अपने बिस्तर पर लेट गया। उसने जैसे ही अपनी आंखें बंद की कि तभी उसे अपनी गर्दन पर कटार की धार महसूस हुई। एक ही झटके में उसकी आंखें खुल गईं। उसने जब सामने देखा तो एक बालक मजबूती से कटार को थामे उसका धारदार हिस्सा उसकी गर्दन पर गड़ाए हुए था, और कटार थामे वो बालक और कोई नहीं बल्कि चंद्रगुप्त था। मगध के कारावास का मुख्य सैनिक चंद्रगुप्त को अपने सामने कटार ताने देख हैरान था। अपनी रक्षा के लिए उस सैनिक ने हड़बड़ाहट में उठना चाहा, लेकिन चंद्रगुप्त ने उसकी गर्दन पर रखी कटार पर अपनी पकड़ और मजबूत कर दी और बोला, नहीं, गलती से भी कोई गलती ना हो पाए तुमसे, वरना तुम्हारी गलती तुम्हारी ही जान पर भारी पड़ सकती है। इसलिए चुपचाप जैसे हो वैसे ही लेटे रहो। चंद्रगुप्त की धमकी के बाद भी वो सैनिक हार मानने को तैयार नहीं था। उसने बिस्तर पे लेटे लेटे अपनी तलवार लेने के लिए अपने बगल में हाथ फेरा, लेकिन उसे एहसास हुआ कि उसकी तलवार वहां है ही नहीं। चंद्रगुप्त मुस्कुराते हुए बोला, क्या हुआ, अपनी तलवार ढूंढ रहे हो? नहीं मिलेगी। जिस वक्त तुम भोजन कर रहे थे उसी वक्त ही मैंने उसे छुपा दिया था। अब और कोई छिपाए हुए हथियार निकालने का इरादा है क्या? सैनिक यह समझ चुका था कि चंद्रगुप्त पूरी तैयारी के साथ आया है। बचने का कोई उपाय न देख उस सैनिक के चेहरे पर डर के मारे पसीना उभर आया था। उसने कांपती आवाज में पूछा, तुम मुझसे क्या चाहते हो? चंद्रगुप्त बोला, अपने प्रश्नों का सही जवाब। सैनिक आश्चर्य से बोला, कैसे प्रश्न? कौन से प्रश्न? चंद्रगुप्त ने पूछा, मुझे कारावास में कैद मन्नादेव तक पहुंचना है और उन्हें किसी भी हालत में छुड़वाना है। तुम मुझे उन तक पहुंचने का मार्ग बताओगे? यह सुनकर सैनिक डरी हुई आवाज में बोला, असंभव, मन्नादेव तो अब कारावास में है ही नहीं। यह सुनते ही चंद्रगुप्त के होश उड़ गए। उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वो क्रोध में उस सैनिक से बोला, मेरे साथ किसी तरह की होशियारी नहीं, बताओ मन्नादेव कहां है? चंद्रगुप्त का क्रोध देख सैनिक सहमते हुए बोला, मैं सत्य कह रहा हूं, वो कारावास में नहीं है। कैदियों के भागने के बाद मन्नादेव को किसी गुप्त स्थान पर रखा गया है। उसका पता अगर किसी को है तो वो है महामंत्री अमात्य और सेनापति भुजंग। चंद्रगुप्त ने कटार उसकी गर्दन पर हल्की सी चुभोई और कहा, सत्य बोलो। सैनिक दर्द से लगभग चीखते हुए बोला, सत्य कह रहा हूं, मुझे नहीं मालूम कि वो कहां है। दर्द से करहाते सैनिक को देख चंद्रगुप्त को इतना विश्वास तो हो गया था कि वो सत्य बोल रहा है। चंद्रगुप्त बोला, भुजंग कहां मिलेगा? सैनिक बोला, खदान में, जहां कैदियों से काम करवाया जाता है। आजकल वो वहीं रहते हैं। चंद्रगुप्त मन ही मन सोचता हुआ बोला, खदान में? भला सेनापति का वहां क्या कार्य? मैंने तो वहां काम करते समय उन्हें कभी नहीं देखा था। कहीं मालिक को खदान में ही किसी गुप्त स्थान पर कैद तो नहीं किया गया है। उसी समय सैनिक सहमती हुई आवाज में बोला, मुझे क्यों बंधक बनाए हुए हो? छोड़ दो मुझे, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं वो। चंद्रगुप्त बीच में ही डांटते हुए बोला, चुप, एकदम चुप। मैं तुम्हें यहां मारने नहीं आया हूं, परंतु याद रखना, अगर तुमने हमारी मुलाकात का जिक्र किसी से किया तो मैं अवश्य वापस आऊंगा और अगली बार तुम जिंदा नहीं बचोगे। ऐसा कहकर चंद्रगुप्त वहां से निकलने के लिए उसे बेहोश करने ही वाला था कि तभी एक छोटा बच्चा पिताजी पिताजी पुकारता हुआ उस कक्ष में प्रवेश कर गया। वो सैनिक अपने बच्चे को देख चौंक गया। वो चिंतित था कि कहीं चंद्रगुप्त उसके बच्चे को नुकसान ना पहुंचा दे। अपने बच्चे के प्राणों को बचाने के लिए उस सैनिक ने हाँ में सर हिलाते हुए डरी हुई आवाज में कहा, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, बस मेरे बच्चे को कुछ मत करना। चंद्रगुप्त ने उस बच्चे को देखते ही अपनी कटार तुरंत उस सैनिक के गर्दन से हटा ली थी। वो उस बच्चे के पास नीचे झुका और उसके चेहरे पर हाथ फेरता हुआ बोला, तुम्हारे पिताजी तुमसे बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन इस बात को किसी को मत बताना, ठीक है? अन्यथा पूरे लोग तलवार लेकर आएंगे और तुम्हारे पिताजी को उठाकर ले जाएंगे। तुम ऐसा नहीं चाहते ना? उस बच्चे ने मासूमियत से ना में सर हिलाया। चंद्रगुप्त ने एक नजर उस सैनिक की तरफ देखा और दबे पांव वहां से निकल गया। घर से बाहर आते ही चंद्रगुप्त ने एक नजर उस बच्चे को देखा और फिर अपने मन में कहा, क्षमा करना ईश्वर, मैं इस बच्चे का सहारा नहीं लेना चाहता था, किंतु अपने मालिक तक पहुंचने के लिए मुझसे जो बन पड़ेगा
मैं करूंगा। इसके बाद चंद्रगुप्त वहां से निकल गया। वहीं उस सैनिक ने अपने बच्चे को सही सलामत देख उसे अपने गले से लगा लिया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। जहां मगध में चंद्रगुप्त मन्नादेव को ढूंढने के लिए जमीन आसमान एक कर रहा था, वहीं तांबी के आदमी आचार्य चाणक्य को ढूंढते हुए उनके यजमान गोवर्धन के गांव से गुजर रहे थे। तांबी के आदमियों ने वहां से गुजरते हुए देखा कि गांव में एक घर के आगे बहुत भीड़ लगी थी और वहां आपस में कुछ विशेष मंत्रणा चल रही थी। एक पल को तो तांबी के आदमियों को लगा कि इनसे रुककर कारण पूछना चाहिए, लेकिन फिर वो लोग अपना समय व्यर्थ होने की बात सोच आगे बढ़ने लगे। तांबी के आदमी जब उन लोगों के पास से गुजरे तो उनके कानों में उन लोगों की बात सुनाई पड़ी। पता नहीं वे लोग क्या करेंगे उस ब्राह्मण के साथ, हमें उनके लिए लड़ना चाहिए था। यह बात कानों में पड़ते ही तांबी के विश्वस्त आदमी यज्ञदत्त ने तुरंत अपने घोड़े को रोक दिया। उसने मन ही मन सोचते हुए कहा, ये किस ब्राह्मण की बातें कर रहे हैं, कहीं आचार्य चाणक्य तो नहीं। वो तुरंत घोड़े से उतरा और भीड़ के पास पहुंच वहां खड़े एक आदमी से बोले, यहां इतनी भीड़ क्यों है और आप सभी किस ब्राह्मण के बारे में बात कर रहे हैं। उस आदमी ने यज्ञदत्त को ऊपर से नीचे तक देखा और बोला, आप कौन। यज्ञदत्त बोला, हम पास ही के गांव से हैं और मगध की ओर जा रहे हैं। यहां इतनी भीड़ लगी देखी तो उत्सुकतावश पूछने आ गए, सब कुशल तो है। उस आदमी ने सामने वाले घर की तरफ इशारा करते हुए कहा, कल इनके यहां एक ब्राह्मण आए थे। उन्होंने अपनी सूझबूझ से इन्हें और पूरे गांव को यहां के एक साहूकार के अत्याचार से मुक्ति दिलवाई। उन्होंने हमारी जिंदगी में फिर से सवेरा कर दिया, लेकिन अफसोस हम उनके लिए कुछ ना कर सके। यज्ञदत्त को समझ में आ रहा था कि ऐसा सिर्फ आचार्य चाणक्य ही कर सकते हैं। उसने अपना संदेह दूर करने के लिए पूछा, इस घर का मालिक कहां है। तभी सामने वाले घर से गोवर्धन बाहर निकला और उस आदमी ने गोवर्धन की तरफ इशारा कर दिया। यज्ञदत्त गोवर्धन के पास गया और उनसे पूछा, क्या आपके घर पर ठहरने वाले ब्राह्मण ने अपना नाम चाणक्य बताया था। गोवर्धन ने हां में सर हिलाया और उत्साहित होते हुए पूछा, क्या आप उन्हें जानते हैं। यज्ञदत्त बोला, हां, वो उद्धारक है हमारे, आपकी तरह हमारे लोगों का भी उद्धार किया है उन्होंने। अच्छा, क्या आप बता सकते हैं कि वो अभी कहां होंगे। गोवर्धन ने शर्म से सर झुकाकर कहा, आपको किस मुंह से बताऊं, उन्होंने साहूकार के आतंक से मुक्ति दिलाने के बदले कुछ लोगों को अपनी गिरफ्तारी दे दी। हम उन्हें बचाना चाहते थे, परंतु उनके वचन के कारण हम बाध्य थे। हमारे लिए शर्म की बात है कि हम बदले में उनके लिए कुछ ना कर सके। यज्ञदत्त बोला, आप उनके वचन के कारण बाध्य हो सकते हैं, परंतु हम नहीं हैं। हम उन्हें छुड़ाकर वापस लाएंगे और हमें ज्ञात है कि वे लोग आचार्य को लेकर कहां गए होंगे। उनकी बात सुन वहां खड़ी भीड़ में जैसे एक उम्मीद की किरण जग गई। गोवर्धन यज्ञदत्त के हाथ जोड़ते हुए बोला, बहुत बहुत उपकार होगा आपका। हम आपकी सफलता और चाणक्य की सलामती की प्रार्थना करेंगे। वहां उपस्थित सभी लोग गोवर्धन की बातों से सहमत होते हुए चाणक्य की सलामती की मंगल कामना करने लगे। वहीं यज्ञदत्त ने अपने आदमियों को अपने पीछे चलने का इशारा किया और घोड़े पर सवार हो वो सभी तेजी से गांधार के रास्ते पर आगे बढ़ गए। वो किसी भी कीमत में गुप्तचरों को चाणक्य को गांधार ले जाने से रोकना चाहते थे। एक तरफ जहां चाणक्य की सलामती के लिए मंगल कामनाएं की जा रही थी, वहीं दूसरी तरफ सुकन्या खुद की सलामती के लिए उस औरत को ढूंढ रही थी जिसे वो सवेरे झील के पास चकमा देकर भाग आई थी। सुकन्या उससे मिल बस ये सुनिश्चित करना चाहती थी कि कहीं भी वो उसे पहचान नहीं गई हो और बगैर हंगामा किए उसे पकड़वाने का षड्यंत्र ना रच रही हो। अपने सवालों का उत्तर ढूंढने के लिए सुकन्या उस स्त्री सैनिक को शिविर में हर तरफ ढूंढ रही थी और जैसे ही वो अपने तंबू के बाहर आई, उसने देखा कि वो स्त्री सैनिक बाहर ही कुछ अन्य स्त्री सैनिकों के साथ खड़ी कुछ विशेष मंत्रणा कर रही थी। हालांकि वहां सबने नकाब डाला था, फिर भी सुकन्या उस औरत की आंखें देखकर भांप चुकी थी कि वो अंदर ही अंदर काफी बेचैन है। सुकन्या उसकी तरफ देखकर मन ही मन सोचते हुए बोली, ये इतनी परेशान क्यों दिख रही है, कहीं इसने मेरा चेहरा तो नहीं देख लिया। ये सब सोचते हुए सुकन्या के चेहरे पर भी परेशानी की लकीरें उभर आई।
वो जल्द से जल्द इस बात की पुष्टि कर अपने संदेह को दूर करना चाहती थी। सुकन्या को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, लेकिन उस सैनिक को परखने के लिए उसने हिम्मत जुटाई और उस स्त्री सैनिक के बगल में जाकर खड़ी हो गई। सुकन्या कुछ देर चुप रही और अंदर से बोलने की हिम्मत जुटाती रही और फिर अचानक ही उसकी तरफ देखकर बोल पड़ी। क्या हुआ? तुम बहुत विचलित दिख रही हो, कोई खास वजह? उस औरत ने नामे सर हिलाया और घूर कर सुकन्या की आंखों में देखा। उसे इस तरह घूरता पाकर सुकन्या भी एक पल को भयभीत हो गई। इससे पहले कि वो सुकन्या से कुछ पूछती, सेनापति भद्रक ने लोहे का मुखौटा पहने शिविर के अंदर कदम रखा। उनके आते ही शिविर में उपस्थित सभी स्त्रियां एकदम शांत हो गई, जैसे सभी ने अपनी सांसें रोक ली हों। सेनापति भद्रक ने एक नजर सब स्त्रियों पर डाली और वे फिर शिविर में बने बड़े बड़े तंबुओं के मार्ग पर आगे बढ़ गए। तभी सुकन्या के बगल में खड़ी औरत सेनापति भद्रक से मिलने उनकी तरफ दौड़ पड़ी। सुकन्या ये देख हैरान रह गई और घबराहट के मारे उसका बदन कांपने लगा। उसे ऐसा लगने लगा जैसे वो औरत उसे पहचान चुकी है और अब उसका सारा सत्य सेनापति भद्रक को बता देगी। दूसरी तरफ मगध में चंद्रगुप्त सेनापति भुजंग की खोज में वापस उसी झील के पास पहुंचा जिसके दूसरी ओर खदान थी। उसने उसे तैरकर पार किया और खदान वाले छोर पर जा पहुंचा। अब उसे सामने दिख रही पहाड़ी के ऊपर चढ़ना था ताकि उस खदान पर नजर बना सके। पहाड़ी की चढ़ाई सीधी और जोखिम भरी थी, लेकिन चंद्रगुप्त के अंदरूनी साहस और मन्ना देव को बचाने के जज्बे के सामने वो पहाड़ी कुछ भी नहीं थी। उसने उस पहाड़ी पर चढ़ने का निश्चय किया और उस पहाड़ी पर उभरे हुए पत्थरों के सहारे ऊपर चढ़ने लगा। पहाड़ी के किनारे पर भी सैनिकों का पहरा था, इसलिए वो उनके वहां से गुजरते ही बीच बीच में पहाड़ी में बने गड्ढों में छिप जाता था। कुछ देर की मशक्कत के बाद वो ऊपर सही जगह पर पहुंचा ही था कि तभी उसके पैरों तले का पत्थर उसका भार सहन नहीं कर सका और अपनी जगह से उखड़ गया। उसके साथ साथ चंद्रगुप्त का संतुलन भी डगमगा गया और वो पहाड़ी से नीचे गिरने लगा। बचने के लिए वो अपने हाथ पैर चलाने लगा कि तभी उसके हाथ पहाड़ी के बीच में बने गड्ढे की समतल जगह पर चाट कर उसने उस सतह को कसकर पकड़ लिया। उसके बाद चंद्रगुप्त ने थोड़ा जोर लगाया और ऊपर चढ़कर उस गड्ढे में जा घुसा। उसने देखा कि उस गड्ढे ने आगे जाकर एक गुफा जैसा रूप ले लिया है। वो उस गुफा में सावधानी से आगे बढ़ने लगा। 3-4 छोटे छोटे घुमावदार रास्ते पार करने के बाद उसने देखा कि एक सैनिक धनुष बाण लिए खदान की तरफ निशाना साधे हुए था। चंद्रगुप्त को अब समझ में आया कि पहाड़ी के ऊपरी हिस्से के गड्ढों में तीरंदाजों को खदान में निगरानी बनाए रखने के लिए रखा गया था। पहाड़ी के ठीक नीचे खदान वाला भाग झील वाले भाग से जुड़ा हुआ था। चंद्रगुप्त मन ही मन सोचता हुआ बोला, यह ऐसी जगह है जहां से मैं सभी पर छुपकर नजर रख सकता हूं और खदान में भी जा सकता हूं, लेकिन सबसे पहले इस सैनिक को यहां से हटाना होगा। वो चुपके से उस सैनिक के पीछे गया, लेकिन सैनिक ने अपने पीछे आने वाली व्यक्ति की आहट महसूस कर ली थी। इससे पहले कि चंद्रगुप्त उसकी गर्दन पकड़ता, वो सैनिक तुरंत पीछे की तरफ पलटा और उसने चंद्रगुप्त पे तीर चला दिया। चंद्रगुप्त भी फुर्ती से उछला, लेकिन फिर भी वो तीर उसकी बाह को चोटिल कर चुका था। तभी सैनिक ने अगला तीर चंद्रगुप्त पर चलाया, लेकिन अब के चंद्रगुप्त भी तैयार था। वो फुर्ती से गुफा की दीवार पर चढ़ गया और अपनी बाह से तीर निकालकर उछलते हुए उस सैनिक तक जा पहुंचा। इससे पहले कि वो सैनिक अपना अगला तीर छोड़ पाता, चंद्रगुप्त ने उसका ही तीर उसकी छाती में गाड़ दिया। उसके मुंह से चीख निकल पड़ी, लेकिन चंद्रगुप्त ने तुरंत उसका मुंह बंद करके उसकी चीख को उसके गले के अंदर ही रोक दिया और अगला तीर उसकी तरकश से निकाल उसकी गर्दन में चुभा दिया। गर्दन पर वार होते उस सैनिक की चीख सदा के लिए वहीं शांत हो गई। उसकी मृत्यु के साथ अब चंद्रगुप्त के लिए वहां रहकर निगरानी करने का रास्ता साफ हो चुका था। वो गड्ढे से ही छुपकर बाहर देखने लगा, लेकिन वहां चारों ओर सिवाय सैनिकों के पहरे के कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। चंद्रगुप्त भी आश्चर्य से खुद से बोला, कहीं उस सैनिक ने झूठ तो नहीं कहा, यहां तो भुजंग है ही नहीं। तभी उसके कानों में पब्बत की आवाज सुनाई दी। यह आवाज उसके ठीक ऊपर से आ रही थी। चंद्रगुप्त समझ गया कि वे सभी ऊपर ही खड़े हैं, जिसे वो देख तो नहीं सकता था, लेकिन उनकी बातें अच्छे से सुन सकता था। पब्बत गुस्से भरी आवाज में बोला, महामंत्री जी, मैं छोड़ूंगा नहीं उस चंद्रगुप्त को। वो मुझसे ज्यादा दिन बच नहीं पाएगा। चलिए अभी चलकर उसके पिता से सारा सच उगलवा लेते हैं। अमात्य उसे समझाते हुए बोले,
राजकुमार, हमने लाख प्रयत्न किए मन्ना देव से सच उगलवाने के, परंतु उसकी चमड़ी पर जैसे किसी दर्द का कोई प्रभाव ही नहीं होता। अब तो उसकी चमड़ी भेदने का एक ही उपाय है और वो है उसका पुत्र। बाकी उस पर किसी चीज का असर नहीं होने वाला। पब्बत सोचता हुआ बोला, फिर तो हमें उसके पुत्र को फंसाने के लिए जाल बिछाना पड़ेगा। तभी भुजंग वहां आते हुए बोला, अमात्य, राजकुमार के साथ हुए हादसे के बाद हमने सैन्य व्यवस्था को चौकन्ना कर दिया है और साथ ही राजकुमार के कक्ष के बाहर भी सैनिकों का पहरा बढ़ा दिया है। पब्बत तुरंत बोल पड़ा, उसकी कोई आवश्यकता नहीं सेनापति जी। अब उसमें इतनी हिम्मत नहीं होगी कि वो मेरे कक्ष तक आ जाए। आप ये बताइए कि चंद्रगुप्त को पकड़ने के लिए आपने क्या किया है? भुजंग पब्बत को जवाब देते हुए बोले, राजकुमार, आप निश्चिंत रहे। हमारे गुप्तचर बाजार के हर एक कोने में फैल चुके हैं। वो जल्द ही पकड़ा जाएगा। तभी अमात्य गंभीर स्वर में बोले, आश्वासन नहीं सेनापति, परिणाम ला कर दें। इस बार वो अवश्य ही पकड़ा जाना चाहिए, अन्यथा आपकी विश्वसनीयता खतरे में पड़ सकती है। भुजंग सर झुकाते हुए उदासी भरी आवाज में बोले, जी महामंत्री जी, मैं पूरी कोशिश करूंगा। मैं अभी सीमावर्ती क्षेत्रों का जायजा लेने जा रहा हूं और अब रात्रि तक लौटूंगा। भुजंग की बात सुनते ही चंद्रगुप्त मन ही मन बोला, भुजंग के वापस आने पर इसी के पीछे लगना पड़ेगा, यही मुझे मालिक तक पहुंचाएगा। तभी जिस सैनिक को चंद्रगुप्त ने उसके घर में जाकर धमकाया था, वो वहां आ पहुंचा और उसने अपनी पूरी कहानी कह सुनाई। यह सुनते ही भुजंग बोला, अगर उसे पता है कि मैं यहां हूं तो वो अवश्य ही यहां आ चुका है। अब वो बच के भाग नहीं पाएगा। क्या चंद्रगुप्त खदान से सुरक्षित निकल पाएगा? सेनापति भद्रक से मिलने भागी स्त्री सैनिक क्या सुकन्या का सच सबके सामने ला पाएगी? क्या यज्ञदत्त समय रहते आचार्य चाणक्य तक पहुंच पाएगा? जानने के लिए सुनिए चाणक्य का अगला भाग